बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हल प्रश्न पत्र। अच्छा 14 मार्च 2021 द्वितीय पाली। इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में रोमन व्यापारियों को बस्ती अवशेष किस स्थल से मिले हैं। तो किस स्थल से मिले हैं भाई, अरिकमेड़ु से, है ना। भारत में रोमन व्यापारियों को बस्ती अवशेष अरिकमेड़ु नामक स्थान पर मिले हैं। 1937 में अरिकमेड़ु में रोमन के मिट्टी के बर्तन पाए गए। 1944 और 1949 के बीच पुरातात्विक खुदाई से पता चला कि यह एक व्यापारिक केंद्र था। मुजरिस भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक खोआ हुआ बंदरगाह है। अब देखो दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहे हैं, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स रिमेन्स डिपॉजिटेड विद सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन क्या है, सुबेरिन पेरिडर्म की कार्क कोशिकाओं में सेल्यूलोज के साथ साथ मिश्रित पदार्थ है। यह एक संश्लिष्ट वसीय अम्ल है और इसकी उपस्थिति के कारण कोशिका भित्ति से होकर पानी आर पार नहीं जा सकता। क्विटीन कोशिका भित्ति की सुरक्षा में सहायक होता है। बायोलॉजी का है, हालांकि ये जो है आपके केमिस्ट्री में भी आ सकता है, सेलुलोज और ये सब जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में केमिस्ट्री के। नेक्स्ट जो है आपको देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया, 1994 में। मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। 1994 के बाद से भारतीय चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया, तो ये याद रखना। उसके बाद देखो चौथा प्रश्न में क्या है, इन द डाइक्रोमेट डाइएनाइन, डाइक्रोमेट डाइएनाइन की बात कर रहे हैं। 4 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड होता है आर इक्विवेलेंट, या फिर 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, या फिर क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, या फिर 4 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर नॉन इक्विवेलेंट। तो इसमें बी आंसर सही होगा, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखो ये क्रोमियम है और ऑक्सीजन बॉन्ड्स है लगे हुए, क्रोमियम क्रोमियम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है और 3 ये है। अब उसके बाद देखो 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा डिवाइडेड में भी है 0.001। तो यहाँ पर इसको अगर करते हैं हम लोग तो 0.1 का स्क्वायर है आपका, फिर जो है आपसे कह रहा है 0.01 का स्क्वायर है और डिवाइड में है 0.001 और फिर है प्लस 2। तो इसको अगर करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं कठिन पड़ेगा तो इसको 1/10 भी लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/100 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/1000, क्योंकि 3 नंबर के आगे डेसिमल लगा है, प्लस 2। अब इसको जो है ये 1/100 हो गया और ये हमारा 1/4 0 हो जाएगा और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 1/1000। अब ये जो है हमारा एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे अगर, तो 10,000 में 100 माइनस करेंगे, -100 और अपॉन 10,000 आ जाएगा, और ये वाला 1000 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में चला आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से ये 3 0 गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9,900। अच्छा प्लस 2 भी है, प्लस 2 भी है ना। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यार 9,900 9,900 बटे ये 10 आ रहा है, क्यों 1 0 से कट जाएगा, प्लस 2। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में देखो गलती मिल गई। तो यहाँ पर जो है ये 10,000 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 100 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई में 100 हो गया है। अब ये 00 कैंसिल आउट हो गया तो 9.9 प्लस 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11.9। तो यही 11.9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 5th के बाद 6th में, हु कॉइन्ड द वर्ड बायोडाइवर्सिटी।
जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो एडवर्ड विल्सन ने दिया है इसको। जैव विविधता का तात्पर्य भिन्न भिन्न जीवों की बहुलता से है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ पाए जाते हैं। इसमें वनस्पतियों एवं जंतुओं की समस्त प्रजातियों को समाहित किया जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1985 में वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया। टमाटर का लाल रंग होता है। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपीन के द्वारा, लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इसका पुराना वास्तविक नाम लाइकोपोर्सिडॉन एस्क्यूलेटम मिल है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी पाए जाते हैं। बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं ना। अब देखो फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। इसमें कह रहा है आपसे कस्टमर में प्रोवाइड यू विद देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट डजंट ग्रांट यू द राइट टू टेक्स्ट देम। कह रहे हैं कि कस्टमर को ये प्रोवाइड किया गया है कि वो कॉल कर सकता है 1 पॉइंट से, लेकिन कुछ राइट नहीं कर सकता टेक्स्ट में। There have actually been plenty of lawsuits resulting from advertising without permission. तो ये किस में आता है? ईमेल में आता है। रिक्त स्थान में ईमेल का प्रयोग उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक कौन सी है? अपनी केवल घार। अंग्रेजी के अध्यापक रहे अरुण कमल ने बतौर हिंदी कवि में अपनी पहचान बनाई। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ। कमल की पहली पुस्तक अपनी केवल धार ने इन्हें महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित कर दिया। फिर आगे आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैक्ट ऑफ ए गंगा बेसिन? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ गंगा बेसिन का भाग नहीं है। यह गंगा बेसिन के दक्षिण में स्थित भूभाग है जहाँ गंगा की कोई भी सहायक नदी नहीं बहती है। हीरा और ग्रेफाइट है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूप को उस तत्व का घन संरचना अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, बोन ब्लैक, काजल और कार्बन ब्लैक इत्यादि हैं। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी इन बिहार स्टेट लेजिस्लेचर? तो यहाँ पर 2 वर्ष का है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यालय 2 वर्ष का होता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्लीशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं, शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से पानी की अधिक मात्रा निकल जाती है। पानी की आवश्यक मात्रा न मिलने की स्थिति में कभी कभी निर्जलीकरण से मौत भी हो सकती है। 14th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट एक्चुअल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया? कह रहे हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। यूपी का तो नाम भी नहीं है और बिहार भी नहीं है इसमें। आगे कह रहे हैं दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? इसी को ना ट्रांसलेट करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? उपयुक्त वाक्य सही यही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में देखो क्या करें, इन द कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल इज वाई देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ जेड आर्टिकल्स? अगर एक्स आर्टिकल ऐसे करेंगे इसको कि एक्स आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है? वाई है। तो वन आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा? y/x होगा।
तो जेड आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, इधर देखो y अपॉन एक्स इंटू जेड हो जाएगा, तो वाई जेड अपॉन एक्स आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये यूनिटरी मेथड से किए हैं, तो वाई जेड अपॉन एक्स इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अब देखो 16th के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की ओर। 17th में आपसे क्या कह रहे हैं सिंपली कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ हाइड्राइड फॉर्म बाय वेनेडियम। तो ये इंटरस्टिशियल है, अंतराकाशी इंटरस्टिशियल वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है, अतः विकल्प सी सही है। 18वें में देखिए क्या कह रहे हैं, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इबोला, हेमरेजिक बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों तो होते हैं, लेकिन इबोला हेमरेजिक बुखार नहीं होता है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, चिकनगुनिया आदि है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होता है। इबोला विषाणु रोग इबोला विषाणु के कारण होने वाला संक्रामक एवं घातक रोग है, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। हम देखो इसमें एक जो है ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का क्लास 12th के चैप्टर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। तो इसमें आपसे कह रहा था वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं, ए एंड बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमारे डायग्राम में यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है, फिर कैपेसिटर लगा दिया है, फिर कैपेसिटर लगा दिया है, फिर यहाँ से लेकर के ये कैपेसिटर यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है, और ये है लगा हुआ। और यहाँ पे देखें तो ये 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 4 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे फिर से एक लगा हुआ है और ये है, और इधर ये जाकर के कनेक्ट है। ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये 14 फैराड है। हाँ 14 माइक्रोफैरड हो गया, और ये 4 है, और ये 4 माइक्रोफैराड। हाँ अब देखो सबसे पहले तो इसके एंड पॉइंट्स देखो, ये ए और बी हैं एंड पॉइंट्स। यहाँ से देखो ये वाला कनेक्ट है, ये वाला 2 ठे गया है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आया है, यहाँ पर आया है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये आ चुका है। तो इसको कैसे हम लोग अरेंज करें, तो सबसे पहले इसको अरेंज करने के लिए कोई मापदंड इसने बनाया होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मानने के बाद हम लोग इसको किस टाइप से अरेंज करें कि ये वाली चीज़ ये इधर से है, ये इधर से, इन दोनों को स्टार्ट करें अगर इजी वे में अगर, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। देखो ये ए है हमारा, और यहाँ से मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये है, ये और ये हो गया, और फिर उसके बाद जो है ये वाले और इन दोनों पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर है, यानी यहाँ से एक कैपेसिटर ये ऐसे गया है, और फिर यहाँ से एक पॉइंट गया हुआ है, और ये पॉइंट जो है नीचे से निकल गया, और यहाँ से ये कैपेसिटर का ये दूसरा सिरा ये गया। यहाँ से ये जो है इस वाले के साथ फिर से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इससे जो है एक और पॉइंट ये कैपेसिटर है, और ये दोनों एक साथ है। तो ये वाला और इसके साथ ये वाला मैं इधर भी ऐसे बना सकता हूँ, और ये ऐसे बी टाइप का हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से देखो अच्छी तरह हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों हमारे एक साथ हैं, इधर से ये दोनों हमारे एक साथ हैं, और अगर हम लोग केवल इस पॉइंट और इस टर्मिनल की देखें तो ये दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को देखें तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर जो है उसको काम लगा दें, है ना। तो देखो इसको हम लोग, चूँकि कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होता है, तो रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में होता था तो R = R1 + R2 करते थे, और यहाँ पर जो कैपेसिटर में होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा रेजिस्टेंस का।
तो जिसमें सीरीज़ का फॉर्मूला लगता था रेजिस्टेंस में, वो कैपेसिटर में सीरीज़ में पैरेलल वाला लगेगा। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा, ये हमारा दिया हुआ 4 और इधर से ये जो है एक जो है हमारा 14 और फिर उसके बाद ये 4। तो यहाँ पर सबसे पहले चूँकि ये दो हमारे पैरेलल में, इधर से ये आपके सीरीज़ में है, तो इनका जो है अगर कनेक्शन देखें, मुझे तो लग रहा है 14 नहीं है, 4 ही है। ये देखो कहीं पर भी 14 नहीं लिखा, 4 हो गया तो ये है ना, कहीं पर भी नहीं है, सब 4 है। ये 14 नहीं है, मिसप्रिंट है। तो ये हो गया, सभी कुछ 4 है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये 4 और 4 जो है आपके सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में पैरेलल की तरह काम करेंगे, यानी 1/4 + 1/4 = 1/c' मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/4 यानी 2, यानी c' आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड हो गया है, और इधर से देखा जाए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी सीरीज़ में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एट पॉइंट ए एंड बी, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के क्रॉस अगर देखेंगे तो ये जो है 2 का ऐसे बनेगा कैपेसिटर, और इधर से देखेंगे तो ये 2 का इधर ऐसे बनेगा, और हमारा फाइनली जो है लास्ट में ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 2, चूँकि ये पैरेलल में है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा इस बार, तो ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है ओवरऑल देखो ये 2 को लिए हैं, फिर इधर से लिए हैं और ए और बी के इक्विवेलेंट निकाल दिए। यहाँ पर इस वाले 4 को हम लोग जो है इग्नोर किए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद जो है, क्योंकि हमें किससे मतलब था, केवल ए बी इक्विवेलेंट से मतलब था, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि 1/, इधर की ओर दिखाओ, हाँ 20 क्वेश्चन में सिंपली कहा जा रहा है आपसे कि 20 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 1/x - 2 इज़ लेस देन 0। तो सल्यूशन क्या होगा कुल मिला के पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका सल्यूशन के लिए देखिए 1/x - 2 जो है लेस देन 0 है, तो यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा, ध्यान से समझना। अब यहाँ 2 नहीं रख सकते, अगर 2 रखेंगे तो ये 1/0 इन्फाइनाइट देगा जी। अब 2 से कम वैल्यू रख करके देखते हैं, तो 2 से कम वैल्यू 1 होगी, तो निगेटिव में आएगा, सही है, क्योंकि 0 से कम आ रहा है, सही है। फिर उसके बाद निगेटिव में जो भी वैल्यू ऑफ x की रखोगे सब में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में ये जो ग्राफ है वो इस टाइप से इधर की ओर जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा वो माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक होगा। x इज़ द एलिमेंट ऑफ, ये समझ में आया कि नहीं जी? समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से पूछ लो। देखो ये जो है माइनस इन्फाइनाइट से 2 की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है लेस देन 0 है, यानी x के वह सारे मान बताओ जिसमें जो है सॉल्व करने पे इसको लेस देन 0 आए जी। तो x की वैल्यू 1 रखो, तो क्या आएगा 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, तो -1 होगा, तो -1 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसी तरह 0 रख के देखो, 0 - 2 तो -2 है, तो 1/-2 छोटा है 0 से कि बड़ा है, छोटा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। समझ पाए, मतलब 2 से जितने भी वैल्यू ऐसे छोटा रखते जाओगे सब में ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, हाँ मुझे ध्यान नहीं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 20 के बाद 21 क्वेश्चन में ये वाला सुधार लीजिएगा, ये वाला यहाँ पर मिसप्रिंट है, 14 नहीं है, ठीक है, ये 4 है, यार ध्यान रखिएगा।
और हकीकत में ये 4 4 है, इधर से ये 4 4 है और ये वाले को इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि ये जो है यहाँ पर कुछ बहेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करने लग रहा है। समझ रहे हो? रेशियो इन दोनों का इक्वल आ रहा है। तो ये जो है आपका नेक्स्ट हो गया 20 के बाद हमारा 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव एन आउट हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद एसिड्स। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस नहीं देगा रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ को। तो आयरन है, क्यों नहीं देगा? कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम तथा पास हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। 22वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ फोर्स थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के प्रमुख समर्थक ओपेनहाइमर हैं, अतः विकल्प सी सही है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23वां। अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ सोप बबल हैव द सेम रेडियस। इसको जो है अभी हम लोग करते हैं कॉपी में। ए P1 इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड P2 डेट इन द सोप बबल्स। देन इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखो ये समझो कि ये हमारा एक सोप बबल है, ठीक है। तो अब सोप बबल क्या होगा? ऐसे गोल सा होगा, गुब्बारे टाइप का। अब उसके अंदर कोई प्रेशर लगेगा और कोई बाहर से जो हवा है वो भी दाब लगाएगी। तो ये कह रहे हैं कि अ लिक्विड ड्रॉप है एंड अ सोप बबल। ये मान लो लिक्विड ड्रॉप है, दिस इज लिक्विड, और ये हमारा एक सोप बबल है, दिस इज सोप बबल, झाग जो बनते हैं। तो इस सोप बबल में जो है P1 विद द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इसके अंदर ये P1 प्रेशर लग रहा है और इसके अंदर क्या लग रहा है? P2 प्रेशर लग रहा है इन द सोप बबल। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो एक्सेस प्रेशर का मान होगा बूंद का, लिक्विड ड्रॉप का, वो 4S/R होता है और इसका जो होता है P2 जो है 2S/R होगा। ये S क्या है सर? सरफेस टेंशन है, ध्यान रखना। R क्या है? आपका रेडियस ऑफ बबल्स हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम लोग सॉल्व करें तो ये सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो P1/P2 को डिवाइड किया तो 4S/R और ये आ जाएगा 2S/R। R से R कैंसिल, 2S से ये कैंसिल, तो ये P1 = 2P2 आ जाएगा। तो P1 = जो 2P2 आया है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला कि लिक्विड के लिए 4S/R होता है और S क्या है? सरफेस टेंशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन सर क्या होता है? ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन, ठीक है, याद रखिएगा, यही यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट आर द DCs ऑफ द लाइन हुज DRs आर 1, -2, 3। तो यहाँ पर DCs मतलब क्या कह रहा है? डायरेक्ट द्विकोजीय किसी रेखा है जिसके दिक् अनुपात 1, -2 और 3 है। अच्छा, कॉमन ये कोसाइन रेशियोज तो नहीं है? हाँ, कोसाइन रेशियोज होगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऐसे समझ लो कि इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है कि A जो है आपको दिया हुआ है 1 और B दिया हुआ है -2 और C दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अंडर रूट निकालेंगे A² + B² + C², तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 1 4 9 9 4 13 1 14 √14। अब हर एक से मतलब A इसका जो पूछ रहा है आपसे व्हाट आर द DCs ऑफ द लाइन, तो जो DCs है वो आपका हो जाएगा A/√A² + B² + C² और B/√A² + B² + C² और C/√A² + B² + C², यही होगा आपका। ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, याद आ रहा है? हाँ। डायरेक्ट कॉमन रेशियोज जो निकालते थे हम लोग, ये 3D में है। मैथमेटिक्स के क्लास 12 चैप्टर में जो 3D चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका A हो जाएगा 1/√14, ये हो जाएगा -2/√14 और ये हो जाएगा आपका 3/√14। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पर सी डी वाला ऑप्शन सही है, 1/√14 -2/√14 -3/√14। अब देखो 24 के बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। इसमें कह रहा है मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई है। तो मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई है? 18 फरवरी 1946 में हुई है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा पहले एक पूर्ण हड़ताल की गई और उसके बाद खुला विद्रोह भी हुआ। इसे ही जल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ, अतः विकल्प सी सही है। आज़ादी से पहले ही हो गया था विद्रोह है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, एक अमीटर का प्रतिरोध, एन अमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इसको करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में आपसे सिंपली कह रहा है कि अमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग करंट अप टू 50 एम्पियर व्हेन एन एक्स्ट्रा शंट इज एडेड टू इट। कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा शंट उसमें ऐड किया गया है। ऐसे समझो कि ये एमीटर मैंने बना दिया, ठीक है जी। और कैपेबल ऑफ मेजरिंग, ये जो एमीटर है वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और ये जो है 50 एम्पियर की करंट को एमीटर मेजर कर सकता है। व्हेन एन एक्स्ट्रा शंट इज एडेड टू इट, एक इसमें जो है एक्स्ट्रा शंट जो ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा शंट का क्या तात्पर्य है, जैसे रेजिस्टेंस आर है इसमें ऐसे एक शंट हमने लगा दिया, इसको एस कहते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं आपसे एडेड टू इट द एमीटर बिकम्स कैपेबल ऑफ मेजरिंग करंट अप टू 25 एम्पियर। तो कह रहे हैं कि जब हमने शंट लगाया तब ये 25 एम्पियर की करंट को मेजर करने के योग्य बन गया इस वाले केस में, और केवल रेजिस्टेंस था तो 50 था। अब आपसे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एडेड शंट इज, तो बताइए जो रेजिस्टेंस ऐड किया गया है उसका मान क्या होगा, मतलब इस एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, हमें पता है कि जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना वोल्टेज इसमें आएगा जी। और वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर जो है आर है और आर की वैल्यू दी हुई है 10 और करंट यहाँ पर कितना है 50। और यहाँ पर चूँकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो इस कारण से जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो इसका क्या हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू एस है जो हमें निकालनी है और करंट यहाँ पर कितना 25 है। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 50 गुणे 10/25, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये शंट की वैल्यू 20 ओम आ गई। तो ये याद रखना, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो इस टाइप से ये होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, ये जो है दिखने में भयंकर था, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े हो ना, ऐसे ये था, सब पढ़े हो तुम, याद आ रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज? और ये ऐसे लगा था ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे लगा था। तो ये P Q R S, तो P/Q = R/ अगर S है, ऐसे करके कुछ था ना, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था। समझ रहे हो, ये चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है। अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग पेज पे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। 26वें के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश है। एज पर एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2019 द स्टेट विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में मक्का की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए ए सही है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में होना चाहिए आंसर में। क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में मक्का की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर होती है क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश में। यानी ये ए नहीं है, गलत हो गया था, यानी ये ए नहीं है, ए नहीं है, ये कर्नाटक होगा, बी होगा, कर्नाटक होगा, है ना। बी सही तरह इसको रिवाइज करो यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, इसको बी कर देते हैं। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइसी विंड्स
तो फिल इन द ब्लैंक्स है। मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, तो क्या होगा, ब्रिंग होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश का है, वर्ब भरना था, याद रखो, इस कर लोगे, इंग्लिश का पोर्शन है। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि लेटर्ड अवर वेडिंग लाइंग नियर द टेलीविज़न, ये हाँ ये है ना, एक तरीके का पैसेज दिया हुआ है, फिर इसमें बताना है किसके ऊपर है, मेजर थीम किसके ऊपर है, तो मदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है विच स्टेन इज यूज टू स्टेन न्यूक्लियस, तो क्या होगा, हेमेटोजाइलिन। हीमेटोजाइलिन एक ऐसा स्टेन है जो कि यूज़ किया जाता है स्टेन न्यूक्लियस के लिए। कोशिका के केंद्रक के अभिरंजन में हीमोटोजाइलिन नामक अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन IO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 7 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन संख्या 7 होती है, और इसको निकालने की विधि भी है। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण में के दर्जे का सूचक होता है। यह संख्या बताती है कि यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन और यौगिक में स्थित अन्य परमाणुओं को खो चुका है। 32वां देखो क्या करें, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट हाजीपुर, ठीक है, हेडक्वार्टर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है। पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है, इसे लघु रूप में ECR कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर आदि रेल मंडल इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें, फिर से देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब, द रिफ्लेक्टेड रेज आर फाउंड टू बी कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो गए हैं। द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ द स्लैब एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू द स्लैब आर रेस्पेक्टिवली, तो एकदम इसको रट डालो कि आपको अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब की बात कर रहा है तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1.732 से 93 डिग्री हो जाएगा। जब एक पारदर्शी पट्टिका पर प्रकाश 60 डिग्री कोण पर अपतित होती है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित होती हैं। इस स्थिति में पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एक परावर्तन कोण का मान 1.732 और 93 डिग्री होता है। हालांकि इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा, लेकिन इतने से आपका काम हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा वाला एंगल है वो 93 डिग्री है, ये आंसर में मान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है, द फिलोसफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल फेनोमिना इज, प्रकृति से आगमनात्मक, इंडक्टिव इन नेचर, डिडक्टिव इन नेचर, और प्रकृति से तुलनात्मक, कंपैरेटिव नेचर, या फिर एक्सपेरिमेंटल नेचर। तो डिडक्टिव इन नेचर होगा। डिडक्टिव इन नेचर राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि प्राकृतिक रूप से निगमनात्मक प्रकार की है, और निगमनात्मक प्रकार में आपका डिडक्टिव नेचर है। और ये डिडक्टिव नेचर मतलब समझ रहे हो, सरल भाषा में ऐसे समझो, ये इंडक्टिव है और ये डिडक्टिव है। तो किसी चीज़ को इंडक्टिव में क्या है कि किसी चीज़ को पहले हमने जो है एग्ज़ाम्पल दे दिया, किसी क्वेश्चन पे पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला करा दिया। देखो दो तरीके से पढ़ाई कराई जाती है ना, पहले क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लिखा दिया जाता है, a² + b² + 2ab, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करा दिया जाता है। और एक होता है कि पहले एग्जाम्पल करा दिया गया फिर फार्मूला बताया गया, तो यही इंडक्टिव और डिडक्टिव है। अब उसके बाद देखो तो नेक्स्ट है आपके पास जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा रचित है, कृष्णा शोभित के द्वारा रचित है। जिंदगी नामा जिंदा रुख हिंदी के विख्यात साहित्यकार कृष्णा शोभित द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका प्रकाशन सन 1979 में हुआ था। इन्होंने गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक चर्चित उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, वातागृहों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
जब शीतल वायु उष्ण वायु राशि की ओर अग्रसर होती है कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, तो इस प्रकार निर्मित वाताग्र एक उष्ण वाताग्र होता है। व्हेन अ कोल्ड एयर मूव्स फॉरवर्ड्स ऑफ वार्म एयर मास द फ्रंट सो फॉर्म्ड इज वार्म फ्रंट। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड एबव लैंड सरफेस अ फ्रंट सो फॉर्म्ड इज स्टेशनरी फ्रंट। ऐसा नहीं है। सी में देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, when a warm air moves towards a cold air mass the front so formed is a cold front। और लास्ट है आपका, फ्रंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टीप ग्रेडियंट मतलब कि एक स्टेप से स्टीप ग्रेडियंट के आधार पर होगा, तो ये डी ऑप्शन सही है। शीत वाताग्र, जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है। उष्ण वाताग्र, जब गर्म वायु राशियों तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होते तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं आपसे कि स्थायी वाताग्र, अचर वाताग्र, स्थायी वाताग्र में दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ एक दूसरे के समांतर चलती हैं जिसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। फिर तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं 37वें, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है।